श्रुतिपीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज है 22 जनवरी 2026 और आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। और आज हमारे पास पॉलिटी और गवर्नेंस से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी टॉपिक्स हैं। हाँ बिल्कुल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। हमेशा की तरह चलिए शुरू करते हैं हमारे डेली मैप क्वेश्चन के साथ। राइट। तो आज का सवाल है, ग्रीनलैंड किन दो महासागरों के बीच स्थित है? ग्रीनलैंड इज लोकेटेड बिटवीन विच टू ओशंस? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लिखने से चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। बिल्कुल। तो आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उसके बाद हम गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशनल रोल पर जो बहस चल रही है उसे भी समझेंगे। और फिर राजस्थान के एक नए डेमोग्राफिक बैलेंस बिल पर भी चर्चा होगी और आखिर में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो बदलाव का प्रस्ताव है उस पर भी बात करेंगे। ये सारे ही टॉपिक्स यूपीएससी एग्जाम के लिहाज से खासकर जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले विषय से, इसे अनपैक करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन यानी ईसी की शक्तियों पर एक अहम बात कही है। हाँ, ये मामला इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज करने की उनकी डिस्क्रिशनरी पावर्स मतलब विवेकाधीन शक्तियों से जुड़ा है। मामला एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज का, राइट? जी। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने माना कि ईसी के पास वाइडेस्ट डिस्क्रिशंस हैं, मतलब बहुत व्यापक शक्तियां हैं। लेकिन इसमें एक लेकिन भी है। हाँ बिल्कुल। कोर्ट ने साफ कहा कि ये पावर अनट्रैमल्ड और अनरेगुलेटेड नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि ईसी अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर सकता। उन्हें एक प्रक्रिया का पालन करना ही होगा। एग्जैक्टली। उन्हें नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 के तहत जो प्रक्रिया है उसका पालन करना ही होगा। तो ईसी ने अपनी तरफ से क्या दलील दी? उन्होंने आर्टिकल 324 का हवाला दिया होगा। हाँ, आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 21(3) का। उनका कहना था कि ये सेक्शन उन्हें सच मैनर्स एज इट मे थिंक फिट में स्पेशल रिवीजन करने की शक्ति देता है। अच्छा, मतलब जैसा वो उचित समझें। हाँ, उनका तर्क था कि ये उन्हें प्रक्रियाओं से अनशैकल्स करता है, मतलब आज़ाद करता है, बशर्त यह है कि कारण फेयर हों और रिकॉर्ड किए गए हों। और इसी पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने वो अहम सवाल पूछा। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जब एक स्पेशल रिवीजन किसी वोटर के सिविल राइट्स पर, वोट देने के अधिकार पर इतना गंभीर असर डाल सकता है तो ईसी से एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया की उम्मीद क्यों नहीं की जानी चाहिए। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की शक्ति और प्रोसीजरल फेयरनेस के बीच संतुलन का एक क्लासिक उदाहरण है। सही कहा। शक्ति जरूरी है पर प्रक्रिया उस शक्ति पर एक चेक का काम करती है। और फिर मामला और भी दिलचस्प हो गया जब वेस्ट बंगाल का संदर्भ आया। हाँ, ईसी ने कोर्ट को बताया कि वेस्ट बंगाल के इलेक्टोरल रोल में कई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज मिली हैं जो साइंस को डिफाई करती हैं। जैसे वो 200 बच्चों वाला उदाहरण। हाँ, कि 2 इलेक्टर्स के 200 से ज्यादा बच्चे और 7 के 100 से ज्यादा बच्चे पाए गए। ये सुनने में ही अजीब लगता है। तो ईसी का कहना था कि वो सिर्फ इन गड़बड़ियों को ठीक कर रहे हैं। जी, उनका कहना है कि ऐसी गड़बड़ियों का मिलना सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए एक नोटिस को ट्रिगर करता है। इसका मकसद किसी को मताधिकार से वंचित करना नहीं है। समझ गया। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये जीएस पेपर 2 का एक कोर टॉपिक है। इसमें ईसी की शक्तियां, आरपीए एक्ट और जुडिशियल ओवरसाइट जैसे मुद्दे शामिल हैं। बिल्कुल। चलिए अब अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। हाँ, हमारा अगला टॉपिक गवर्नर्स के रोल को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ा है। हाल ही में तमिलनाडु और केरला में कुछ घटनाएं हुई। जी, तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि ने सरकार द्वारा तैयार की गई स्पीच को अनसब्सटैंशिएटेड बताकर पढ़ने से मना कर दिया और सदन से वॉकआउट कर गए। और केरला में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाँ, केरला में भी गवर्नर ने कैबिनेट द्वारा अप्रूव किए गए एड्रेस के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया। तो अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशनल रोल और जो कन्वेंशंस हैं यानी परंपराएं, उनका सवाल है। बिल्कुल। भारत का संसदीय सिस्टम वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है और वहाँ ये एक स्थापित परंपरा है कि राष्ट्राध्यक्ष मतलब गवर्नर या प्रेसिडेंट सरकार द्वारा तैयार किया गया भाषण ही पढ़ते हैं। और हमारे संविधान में भी तो इसका जिक्र है, आर्टिकल्स 87 और 17(6) में। हाँ, ये आर्टिकल्स प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के लिए साल के पहले सत्र में इस स्पेशल एड्रेस को अनिवार्य बनाते हैं। लेकिन ये बहस कोई नई तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं।
सोर्स बताता है कि पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने भी इस प्रथा को ब्रिटिश एनाक्रोनिज्म और मीनिंगलेस फॉर्मेलिटी कहा था। अच्छा, उन्होंने इसे हटाने की सलाह भी दी थी। हाँ, उनका तर्क था कि आर्टिकल्स 87 और 176 को हटाने के बाद भी आर्टिकल्स 86 और 175 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास विधायिका को संबोधित करने का अधिकार तो बना ही रहेगा। तो इसका निचोड़ क्या है? एक गवर्नर को क्या करना चाहिए? इसका निचोड़ यह है कि गवर्नर्स को संविधान द्वारा निर्धारित शक्तियों से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उन्हें संविधान की भावना का सम्मान करना चाहिए। और यूपीएससी के लिए यह सेंटर स्टेट रिलेशंस और गवर्नर की भूमिका के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। निश्चित रूप से। अब बात करते हैं राजस्थान कैबिनेट द्वारा अप्रूव किए गए एक बिल की। ये बिल कुछ क्षेत्रों में डेमोग्राफिक बैलेंस बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। हाँ, यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस बिल का मकसद डिस्ट्रेस सेल ऑफ प्रॉपर्टीज, मतलब मजबूरी में संपत्ति बेचना और सांप्रदायिक हिंसा के दौरान किराएदारों के अधिकारों के उल्लंघन जैसे मुद्दों को एड्रेस करना है। डिस्टर्ब्ड एरिया का क्या मतलब है यहाँ पे? किसे घोषित किया जाएगा? डिस्टर्ब्ड एरिया उसे घोषित किया जाएगा जहां हिंसा, अशांति या डेमोग्राफिक प्रोफाइल में बदलाव के कारण इम्प्रॉपर क्लस्टरिंग हुई हो। और एक बार कोई इलाका डिस्टर्ब्ड घोषित हो गया तो ऐसे क्षेत्रों में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की पूर्व अनुमति के बिना अचल संपत्ति का ट्रांसफर शून्य यानी वॉइड माना जाएगा। सरकार का तर्क क्या है इसके पीछे? वो ऐसा क्यों करना चाहती है? सरकार का तर्क है कि कुछ क्षेत्रों में एक विशेष समुदाय की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है और लोगों को अपनी संपत्ति कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हाँ, खासकर दंगों के दौरान। लेकिन ऑपोजिशन का इस पर बिल्कुल अलग मत है। जाहिर है। वो क्या कह रहे हैं? विपक्ष यानी कांग्रेस ने इसे सत्ताधारी बीजेपी की कम्युनल माइंडसेट पर आधारित एक पॉलिटिकल एजेंडा बताया है। उनका कहना है कि यह गुजरात में लागू एक समान कानून पर आधारित है और इसका उद्देश्य डर का माहौल बनाना है। और उन्होंने डेमोग्राफिक इम्बैलेंस शब्द पर भी सवाल उठाया है। हाँ, कि ये कोई कानूनी शब्द नहीं है और इससे राज्य में निवेश पर भी बुरा असर पड़ सकता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, सामाजिक सद्भाव बनाम संपत्ति का अधिकार। यूपीएससी के लिहाज से ये जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 1 दोनों के लिए रेलेवेंट है। बिल्कुल, ये सामाजिक सद्भाव और राज्य की विधायी शक्ति के बीच के जटिल संबंधों को दर्शाता है। चलिए अब अपने आखिरी टॉपिक पर आते हैं। ये एक प्राइवेट मेंबर्स बिल से जुड़ा है जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में एक बड़ा बदलाव लाना चाहता है। हाँ, प्रस्ताव ये है कि हीनस अपराधों के लिए उम्र की सीमा 16 साल से घटाकर 14 साल कर दी जाए। यानी 14 साल के बच्चे पर भी एक वयस्क की तरह मुकदमा चल सके अगर अपराध हीनस है। जी, यहाँ ये जानना फैसिनेटिंग है कि 2015 का जेजे एक्ट जो 2012 के दिल्ली गैंगरेप केस के बाद आया था, जी, उसने ट्रांसफर सिस्टम की शुरुआत की थी। हाँ, जिसके तहत 16 से 18 साल के किशोरों का एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट होता है। करेक्ट। ये तय करने के लिए कि उन पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं। एडिटोरियल के अनुसार ये सिस्टम पहले से ही मनमाना और भ्रम पैदा करने वाला है। क्यों? ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि बच्चे की मेंटल कैपेसिटी का आकलन करने के लिए कोई वैज्ञानिक उपकरण, कोई कॉन्क्रीट टूल मौजूद नहीं है। तो इस नए बिल के खिलाफ मुख्य तर्क क्या दिए जा रहे हैं? पहला तर्क तो एनसीआरबी के डेटा पर आधारित है। 2023 के आंकड़े बताते हैं कि गंभीर अपराधों में 14 से 16 साल के बच्चों की भागीदारी बढ़ने का दावा गलत है। अच्छा, आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े बताते हैं कि चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ यानी CICL में से 79% बच्चे 16 से 18 साल के थे। तो 14 से 16 साल वालों पर फोकस करना आंकड़ों के हिसाब से सही नहीं लगता। और दूसरा बड़ा पॉइंट? दूसरा बड़ा पॉइंट ये है कि कई किशोर स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज यानी संरचनात्मक कमजोरियों और कल्याणकारी योजनाओं की कमी के कारण अपराध में शामिल होते हैं। वो जन्मजात अपराधी नहीं है। तो समाधान क्या है फिर? सोर्स के अनुसार समाधान बच्चे को दंडित करने में नहीं बल्कि सिस्टम को ठीक करने में है। ध्यान अर्ली इंटरवेंशन, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और पारिवारिक समर्थन को मजबूत करने पर होना चाहिए। मतलब रेट्रिब्यूटिव जस्टिस के बजाय रिफॉर्मेटिव जस्टिस पे जोर देना। बिल्कुल, ये दंडात्मक न्याय बनाम सुधारात्मक न्याय की एक क्लासिक बहस है जो जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
हमारे सामने हाल की खबरों से जुड़े 4 बहुत ज़रूरी विषय हैं और हमारा मकसद सिर्फ खबरें जानना नहीं है, बल्कि यूपीएससी परीक्षा के नज़रिए से उनके हर पहलू को समझना है। हम देखेंगे कि जनरल स्टडीज़ पेपर 2 और 3 के लिए ये विषय इतने महत्वपूर्ण क्यों है। आज की चर्चा का दायरा काफ़ी बड़ा है। हम वेस्ट एशिया से शुरू करेंगे, फिर अपने पड़ोस में ढाका का रुख करेंगे, उसके बाद श्रीलंका से जुड़ा मछुआरों का मुद्दा और अंत में ब्रिक्स और डिजिटल करेंसी पर बात करेंगे। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। जय हिंद। तो शुरुआत करते हैं वेस्ट एशिया से। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा बोर्ड ऑफ पीस का एक प्रस्ताव रखा है और भारत को भी इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया है। भारत ने कहा है कि मामला अंडर डिस्कशन है। देखने में तो ये एक शांति प्रस्ताव लगता है, पर इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि इस प्रस्ताव की जो बनावट है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है, वही इसे पारंपरिक शांति पहलों से अलग और भारत के लिए जटिल बनाता है। अच्छा, कैसे? देखिए, ये एक अमेरिकी नेतृत्व वाली पहल है जिसमें लगभग 60 देशों को न्योता दिया गया है। सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और यहाँ तक कि इजराइल जैसे कई बड़े देश इसमें शामिल होने पर सहमत हो गए हैं। और भारत के अलावा और कौन से प्रमुख देश इसमें शामिल हैं? इसमें एक दिलचस्प नाम पाकिस्तान का भी है। ओहो, तो यहाँ से एक एंगल बनता है। हाँ, और यहीं से भारत के लिए पहली सामरिक चिंता शुरू होती है। किसी भी ऐसे मंच पर जहां वेस्ट एशिया की सुरक्षा की बात हो और वहां पाकिस्तान भी मौजूद हो, तो भारत को अपने हितों को लेकर बहुत सतर्क रहना पड़ता है। बिल्कुल, पाकिस्तान का एंगल तो हमेशा समीकरण को पेचीदा बना देता है। लेकिन क्या ये अकेली वजह है भारत की झिझक की? नहीं, पाकिस्तान सिर्फ एक पहलू है। असली दुविधा, द रियल स्ट्रेटेजिक डिलेमा, तो भारत के लिए वेस्ट एशिया में अपने पारंपरिक स्टैंड और नए रिश्तों के बीच संतुलन बनाने की है। मतलब एक टाइट रोप वॉक जैसा? एग्जैक्टली। एक तरफ फिलिस्तीन के लिए 2 स्टेट सोल्यूशन का हमारा दशकों पुराना सैद्धांतिक समर्थन है और अरब देशों के साथ हमारे गहरे रिश्ते हैं, तो दूसरी तरफ पिछले कुछ सालों में अमेरिका और इजराइल के साथ हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बहुत मजबूत हुई है। ये बोर्ड हमें एक तरह से एक पक्ष चुनने के लिए मजबूर कर सकता है। मैं समझ रही हूँ। तो ये संतुलन साधना ही मुख्य चुनौती है। लेकिन मैंने सुना है कि इस बोर्ड के स्ट्रक्चर को लेकर भी कुछ आपत्तियां हैं। हाँ, और यही बात इसे और भी विवादास्पद बनाती है। इसमें एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल का प्रस्ताव है, जिसमें स्थायी सदस्यता यानी परमानेंट मेंबरशिप के लिए $1 बिलियन की फीस रखी गई है। $1 बिलियन शांति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए? ये तो किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की तरह कम और किसी अमीर देशों के एक्सक्लूसिव क्लब की तरह ज्यादा लग रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और यही चिंता पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत ने भी जताई है। उनके अनुसार यह भारत के लिए ट्रबलिंग है। ये कूटनीति का एक तरह से व्यावसायीकरण है। और एक और बड़ी चिंता है जिसे पूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन राव ने उठाया है। उन्हें लगता है कि ये बोर्ड संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के ढांचे को दरकिनार करने की कोशिश हो सकती है। मतलब मल्टीलैटरलिज्म यानी बहुपक्षवाद के सिद्धांत को सीधी चुनौती। बिल्कुल, ये मल्टीलैटरलिज्म वर्सेस मिनीलैटरलिज्म की बहस को सामने लाता है। तो यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये सवाल सिर्फ गाजा का नहीं है, ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और वैश्विक शासन के भविष्य पर एक कमेंट्री है। एस्पिरेंट्स को ये एनालाइज करना होगा कि भारत इस बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में अपनी जगह कैसे बनाता है। वेस्ट एशिया में संतुलन साधना एक बात है, लेकिन जब हमारे बिल्कुल पड़ोस में अस्थिरता होती है तो चुनौतियां और भी सीधी हो जाती हैं, जैसा आजकल ढाका में देखने को मिल रहा है। भारत सरकार ने ढाका को नॉन फैमिली स्टेशन घोषित कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसके पीछे की वजह क्या है? ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है, एक एहतियाती कदम। वजह है बांग्लादेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, खासकर 12 फरवरी को होने वाले चुनावों से पहले। खबरों के मुताबिक भारतीय मिशनों पर भीड़ द्वारा हमले का लगातार खतरा बना हुआ है। पिछले कुछ महीनों में ढाका में भारतीय उच्चायोग के पास 2 दर्जन से ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुए हैं। और तो और 18 दिसंबर को चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग पर पत्थर भी फेंके गए। लेकिन ये गुस्सा अचानक इतना क्यों बढ़ गया? What triggered this sudden escalation? इस हालिया तनाव की जड़ है 12 दिसंबर को शरीफ उस्माना हादी नाम के एक इस्लामवादी युवा नेता की हत्या। हत्या के बाद सोशल मीडिया पर यह अफवाह तेजी से फैली कि उसके हत्यारे भागकर भारत आ गए हैं। इस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन ने भारत विरोधी भावनाओं को भड़का दिया। तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं,
बल्कि सोशल मीडिया पर फैली एक अफवाह का नतीजा है। तो ये तो आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल। और यहीं से यूपीएससी जीएस पेपर 2 के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदु निकलते हैं। पहला, ये घटना साफ दिखाती है कि किसी पड़ोसी देश की डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी का भारत पर कितना सीधा असर पड़ता है। ये तो हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति के लिए एक बड़ी चुनौती है। सही बात है। दूसरा, डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी का मुद्दा। हमारी राजनयिकों और मिशनों की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। और तीसरा बिंदु शायद सोशल मीडिया की भूमिका है। और ये आज के समय में बहुत रेलेवेंट है। कैसे ऑनलाइन डिसइंफॉर्मेशन दो मित्र देशों के बीच भी तनाव पैदा कर सकती है, ये इसका एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। इसमें एक और परत है जो मामले को और जटिल बनाती है। खबरों में यह भी आया है कि बांग्लादेश की प्रतिबंधित पार्टी अवामी लीग भारत की धरती से अपनी गतिविधियां फिर से शुरू कर रही है। तो अगर किसी एस्पिरेंट को इस विषय पर लिखना हो तो मुख्य बिंदु क्या होंगे? उन्हें इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में से देखना होगा, साथ ही डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस और डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी के महत्व को हाईलाइट करना होगा। राजनयिक सुरक्षा की तरह ही एक और संवेदनशील मुद्दा है हमारे एक और पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ, और वो है हमारे मछुआरों की सुरक्षा का। ये मुद्दा इतना पुराना और लगातार क्यों बना हुआ है? ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके मानवीय, आर्थिक और कूटनीतिक तीनों आयाम हैं, और इसीलिए ये इतना जटिल है। आज की तारीख में तमिलनाडु के 90 मछुआरे और उनकी 254 कश्तियां श्रीलंकाई अधिकारियों के कब्जे में हैं। ये उन परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक और भावनात्मक संकट है। उनका लाइवलीहुड दांव पर लगा है। तो इस विवाद का मूल कारण क्या है? क्या ये सिर्फ सीमा पार करने का मामला है? ऊपरी तौर पर तो यही लगता है, लेकिन इसकी जड़ें गहरी हैं। विवाद का केंद्र है पाक खाड़ी यानी पल्क बे में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा, जिसे IMBL कहते हैं। हमारे मछुआरों का कहना है कि वे सदियों से उन इलाकों में मछली पकड़ते आ रहे हैं, और मछली पकड़ते पकड़ते कब सीमा पार हो जाती है पता ही नहीं चलता। जबकि श्रीलंकाई नौसेना इसे अपनी समुद्री संप्रभुता का उल्लंघन मानती है। तो ये मछुआरों की पारंपरिक आजीविका और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बीच का एक सीधा टकराव है। द कोर कॉन्फ्लिक्ट इज लाइवलीहुड वर्सेस लॉ। और इस मामले में तमिलनाडु सरकार की भूमिका बहुत सक्रिय रहती है। ये केंद्र राज्य संबंधों को कैसे प्रभावित करता है? ये फॉरेन पॉलिसी में फेडरलिज्म का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। विदेश नीति वैसे तो केंद्र का विषय है, लेकिन इस मामले में तमिलनाडु सरकार एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है। वो लगातार केंद्र पर दबाव बनाती है और इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर जीवित रखती है। तो ये सिर्फ एक द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की आंतरिक राजनीति से भी जुड़ा है। बिल्कुल। इसीलिए यूपीएससी के नजरिए से ये भारत श्रीलंका संबंधों में एक परसिस्टेंट इरिटेंट है, मतलब एक लगातार चुभने वाला कांटा। एस्पिरेंट्स को इस पाइल्क बे कॉन्फ्लिक्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना चाहिए। चलिए, अब आज के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प विषय पर आते हैं। ये थोड़ा तकनीकी लग सकता है, लेकिन इसके भू राजनीतिक निहितार्थ बहुत बड़े हैं। ब्रिक्स, डिजिटल करेंसी और RBI, क्या कनेक्शन है इनके बीच? What's fascinating here is ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की मौजूदा व्यवस्था को बदलने की एक बड़ी और सोची समझी कोशिश हो सकती है। प्रस्ताव ये है कि RBI ब्रिक्स देशों को उनकी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज यानी CBDCs को आपस में जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। लेकिन एक सवाल उठता है, भारत में तो UPI पहले से ही इतना ज्यादा सफल है, फिर हमें एक और डिजिटल करेंसी CBDC की क्या जरूरत है? आपका सवाल बिल्कुल सही है, और RBI भी इस बात को समझता है। भारत में UPI की सफलता की वजह से घरेलू स्तर पर रिटेल CBDC के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं दिखती। इसीलिए RBI का ध्यान डोमेस्टिक यूज पर कम और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स पे ज्यादा है, और यहीं पर इसकी भू राजनीतिक अहमियत सामने आती है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेन देन। तो इसका असली मकसद क्या है? इस पूरी पहल का सबसे बड़ा मकसद है डी-डॉलराइजेशन। ये एक बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है वैश्विक व्यापार और वित्त में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना। डी-डॉलराइजेशन ये तो वैश्विक शक्ति संतुलन को सीधे चुनौती देने जैसा है। एब्सोल्युटली। और ये हमें एक और महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है। इस सिस्टम का एक और बड़ा फायदा ये होगा कि इसके जरिए रूस और ईरान जैसे देशों के साथ भुगतान करना आसान हो जाएगा, जो स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर हैं। स्विफ्ट, क्या आप इसे थोड़ा और सरल शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। स्विफ्ट एक वैश्विक नेटवर्क है जिससे दुनिया भर के बैंक एक दूसरे से लेन देन करते हैं।
ये पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के नियंत्रण में है। ब्रिक्स का ये प्रस्तावित CBDC प्लेटफॉर्म इस स्विफ्ट सिस्टम को बाईपास करने का एक तरीका हो सकता है। और टेक्नोलॉजी के लिहाज से यह कैसे काम करेगा, यह GS3 के लिए भी जरूरी होगा। हाँ, GS3 के लिहाज से इसमें ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जाएगा, लेकिन इसके साथ बहुत बड़े भू राजनीतिक जोखिम भी जुड़े हैं। जाहिर है, डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने वाला कोई भी कदम अमेरिका को नाराज करेगा। रिपोर्ट में तो साफ कहा गया है कि इससे राष्ट्रपति ट्रंप इनएविटेबली एंगर होंगे। अंधो तीनों को एक साथ जोड़ता है। बिल्कुल। इसलिए ब्रिक्स, CBDC, डी-डॉलराइजेशन और जियोपॉलिटिक्स ऑफ करेंसी परीक्षा के लिए बहुत हॉट टॉपिक्स हैं। आज हम 4 ऐसी खबरों पर गहराई से बात करेंगे जो सतह पर तो अलग-अलग दिखती हैं। डूबते हुए डेल्टा, एक पहाड़ की परिभाषा को लेकर कानूनी बहस, दिल्ली का कभी न खत्म होने वाला प्रदूषण और देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का भविष्य। बिल्कुल। लेकिन इन सब के मूल में एक ही कहानी है, कैसे भारत का विकास, हमारे कानून और हमारा प्रशासन प्राकृतिक और मानवीय व्यवस्थाओं की सीमाओं से टकरा रहा है। और UPSC के नजरिए से यही टकराव सबसे जरूरी है। प्रीलिम्स में फैक्ट्स और मेंस में एक डीप एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग। हमारा मिशन है इन खबरों की परतों को खोलना और समझना कि इनसे एग्जाम में किस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी खबर से जो सचमुच हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसका रही है। एक नई सैटेलाइट स्टडी ने खुलासा किया है कि भारत के ज्यादातर डेल्टाज डूब रहे हैं। हाँ, ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, बट इट्स हैपनिंग राइट नाउ। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। जी। ये स्टडी है क्या और इसका स्केल कितना बड़ा है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी और अलार्मिंग स्टडी है। एक इंटरनेशनल रिसर्च टीम ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सेंटिनल-1 सैटेलाइट का डेटा इस्तेमाल किया है। अच्छा। 2014 से 2023 तक, मतलब लगभग एक दशक का डेटा है ये। उन्होंने दुनिया के 40 बड़े डेल्टास को मॉनिटर किया, जिनमें भारत के 6 प्रमुख डेल्टास शामिल हैं। और वो 6 कौन से हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कावेरी और कबानी। और चिंता की बात यह है कि स्टडी में शामिल सभी 6 भारतीय डेल्टास में जमीन धंसने की प्रक्रिया देखी गई है, जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में लैंड सबसाइडेंस कहते हैं। लैंड सबसाइडेंस, यानी जमीन का धीरे धीरे नीचे की ओर धंसना। ओके, लैंड सबसाइडेंस। पर ये हो क्यों रहा है? क्या ये कोई नेचुरल प्रोसेस है, कोई भूगर्भीय हलचल? यही इस स्टडी का सबसे क्रिटिकल फाइंडिंग है। ये मुख्य रूप से प्राकृतिक नहीं, बल्कि मानव जनित यानी एंथ्रोपोजेनिक है। स्टडी ने एक रैंडम फॉरेस्ट मशीन लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल करके सब्सिडेंस रेट्स को 3 बड़े ह्यूमन स्ट्रेसर्स से सीधे सीधे कोरिलेट किया है। और वो स्ट्रेसेस क्या हैं? पहला और सबसे बड़ा कारण है ग्राउंड वाटर स्टोरेज में कमी, यानी जमीन से बेहिसाब पानी निकालना। अच्छा। दूसरा है सेडिमेंट फ्लक्स में बदलाव, मतलब नदियों के साथ बहकर आने वाली मिट्टी और गाद में कमी। और तीसरा है अनकंट्रोल्ड अर्बन एक्सपेंशन, यानी शहरीकरण का विस्तार। एक मिनट, मुझे ग्राउंड वाटर वाला पॉइंट समझना है। जमीन से पानी निकालने से जमीन कैसे धंस सकती है? इसे ऐसे समझिए, जमीन के नीचे जो पानी और मिट्टी की परतें हैं वो एक स्पॉन्ज की तरह होती हैं। पानी उन परतों को एक तरह से सपोर्ट देता है। राइट। जब हम जरूरत से ज्यादा पानी पंप करके निकाल लेते हैं तो वो सपोर्ट स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है और ऊपर की जमीन अपने ही वजन से नीचे बैठने लगती है, कंपैक्ट हो जाती है। That makes a lot of sense. हमारे डेल्टाज में खेती या शहरों के लिए इतना ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हुआ है कि अब जमीन धंस रही है। और आंकड़े क्या कहते हैं? ये सब्सिडेंस कितना तेज है? आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ब्राह्मणी डेल्टा का 77% और महानदी डेल्टा का 69% हिस्सा 5 मिलीमीटर्स पर ईयर से भी ज्यादा की दर से डूब रहा है। 5 मिलीमीटर्स पर ईयर। और यहाँ एक और भी ज्यादा अलार्मिंग फैक्ट है। गंगा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी और कबानी डेल्टा में सब्सिडेंस की दर उस रीजन में हो रहे सी लेवल राइज की दर से भी ज्यादा है। क्या कह रही है? मतलब समुद्र का जल स्तर तो बढ़ ही रहा है, लेकिन हमारी जमीन उससे भी तेजी से नीचे जा रही है। दिस इज अ डबल वैमी। एग्जैक्टली। और इसका असर सीधे सीधे कोस्टल फ्लडिंग के रूप में दिखेगा। रिपोर्ट में कोलकाता शहर का खासतौर पर जिक्र है, जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के वजन और रिसोर्स कंजम्पशन के कारण और भी तेजी से सब्सिडेंस का शिकार हो रहा है। रिपोर्ट में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की स्थिति को लेटेंट थ्रेट से अनप्रिपेयर्ड डाइवर बताया गया है। लेटेंट थ्रेट से अनप्रिपेयर्ड डाइवर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि पहले खतरा तो था,
पर शायद छिपा हुआ था या हम उसे अनदेखा कर रहे थे। अब हम खतरे के समुंदर में कूद चुके हैं, लेकिन तैरना नहीं जानते। वाह। हमारी इंस्टीट्यूशनल प्रिपेयर्डनेस, हमारी तैयारी उस बढ़ते हुए खतरे के मुकाबले बिल्कुल नाकाफी है। ये तो बहुत बड़ी गवर्नेंस चैलेंज की तरफ इशारा कर रहा है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इसमें क्या की टेकअवेज हैं? देखिए, ये टॉपिक जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी और जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों के इंटरसेक्शन पर है। ओके। जीएस 1 में ये कोस्टल लैंडफॉर्म्स, डेल्टा फॉर्मेशन और ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन से जुड़ता है। प्रीलिम्स में सीधा सवाल आ सकता है कि भारत के कौन-कौन से डेल्टाज सब्सिडेंस का सामना कर रहे हैं, या सब्सिडेंस के मुख्य एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस क्या हैं। और मेंस के लिए Urbanization are exacerbating coastal vulnerability in India, with special reference to river deltas, suggest a multi-pronged strategy for mitigation. राइट। तो प्रॉब्लम के साथ साथ सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए। बिल्कुल। एस्पिरेंट को सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बतानी, बल्कि सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस जैसे सॉल्ट वाटर इंट्रूजन से खेती का बर्बाद होना, पीने के पानी का संकट और कोस्टल माइग्रेशन, इन सब पॉइंट्स को लिंक करना होगा। और मिटिगेशन स्ट्रेटजी में उसमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज, सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग और कोस्टल रेगुलेशन जोन मतलब CRZ नॉर्म्स के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जैसे पॉइंट्स देने होंगे। बिल्कुल सही। तो हमने देखा कि कैसे जमीन के नीचे से पानी निकालने जैसी गतिविधि हमारे तटों को डुबो रही है। अब चलते हैं पहाड़ों की तरफ, जहां जमीन के ऊपर से खनिज निकालने की होड़ एक पूरी पर्वत श्रृंखला के अस्तित्व को ही कानूनी सवालों में उलझा रही है। बात हो रही है अरावली की। जी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का इरादा जताया है जो अरावली को डिफाइन करेगी। एक मिनट, एक पर्वत श्रृंखला को डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब अरावली तो हजारों सालों से वहीं है, उसे कोई कैसे परिभाषित कर सकता है? ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। यही तो इस पूरे मामले का पैराडॉक्स है। कानूनी तौर पर अगर कोई चीज, कोई इकोसिस्टम ठीक से डिफाइन नहीं है तो उसे प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा। और यहीं पर माइनिंग लॉबी और रियल एस्टेट डेवलपर्स को एक लूप होल, एक कानूनी रास्ता मिल गया था। वो लूप होल क्या था? दरअसल पहले एक यूनियन गवर्नमेंट कमेटी ने एक परिभाषा दी थी। उस परिभाषा के अनुसार 100 मीटर या उससे ज्यादा की ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली का हिस्सा माना जाएगा। सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां, इसका नतीजा क्या होता? नतीजा विनाशकारी होता। एक अनुमान के मुताबिक राजस्थान की 12,000 से ज्यादा अरावली पहाड़ियों में से सिर्फ करीब 1,000 ही इस कैटेगरी में आती। ओह माय गॉड। बाकी 11,000 छोटी पहाड़ियां जो इकोलॉजिकल कंटिन्यूटी के लिए उतनी ही जरूरी हैं, उन्हें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से बाहर कर दिया जाता। इससे तो अनरेगुलेटेड माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए दरवाजे खुल जाते। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी लकूना यानी एक बहुत बड़ी नियामक कमी माना और उन्होंने अपने ही एक पुराने फैसले पर सुओ मोटो यानी अपनी तरफ से ही पहल करते हुए रोक लगा दी। अच्छा, सुओ मोटो एक्शन लिया। जी। अब कोर्ट ने कहा है कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बनाई जाएगी जो अरावली को साइंटिफिकली और होलिस्टिकली परिभाषित करेगी। इस नई कमेटी में कौन लोग होंगे और इसका काम क्या होगा? इसमें एनवायरमेंटलिस्ट, साइंटिस्ट, फॉरेस्टर्स और रेगुलेटेड माइनिंग के एक्सपर्ट्स शामिल होंगे और ये कमेटी सीधे सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में काम करेगी। राइट। इसका काम सिर्फ अरावली को परिभाषित करना नहीं है, बल्कि वहां परमिसिबल एक्टिविटीज का एक रोड मैप तैयार करना भी है। इसमें यह भी देखा जाएगा कि क्या रेगुलेटेड माइनिंग की कोई गुंजाइश है और अगर है तो किन शर्तों पर। तो ये डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट डिबेट का एक क्लासिक केस है। यूपीएससी एग्जाम के लिए इसे कैसे अप्रोच करना चाहिए? एब्सोल्युटली। जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन के लिए ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। मेंस में सवाल आ सकता है, डिस्कस द इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द अरावली रेंज in light of recent judicial interventions, critically analyze the challenges in defining and protecting ancient ecosystems from anthropogenic pressures like mining. तो इसमें किन पॉइंट्स पर फोकस करना होगा? इसमें एस्पिरेंट को अरावली की इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बतानी होगी, जैसे ये थार डेजर्ट के विस्तार को रोकता है, नॉर्दर्न प्लेन्स के लिए वाटर रिचार्ज जोन है और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बिल्कुल। फिर जुडिशियल इंटरवेंशन के रोल को हाईलाइट करना होगा, अ केस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन एनवायरमेंटल गवर्नेंस। और आखिर में
कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के बीच एक सस्टेनेबल बैलेंस कैसे बनाया जाए, इस पर प्रैक्टिकल सजेशंस देने होंगे। ये जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से भी जुड़ता है, जहां हम जुडिशरी की भूमिका पढ़ते हैं। तो एक पर्वत की परिभाषा से लेकर शासन और न्यायपालिका की भूमिका तक इसमें कई लेयर्स हैं। चलिए अब एक ऐसे पर्यावरणीय मुद्दे पर आते हैं जो हर साल सर्दियों में नेशनल हेडलाइन बनता है, दिल्ली का वायु प्रदूषण। द पेरेनियल प्रॉब्लम। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया है और अथॉरिटीज को एक एक्शन प्लान जमा करने का निर्देश दिया है। हाँ, और इस बार जो बात अलग है वो है फोकस का शिफ्ट। कैसा शिफ्ट? अब तक ज्यादातर बात इमरजेंसी मेजर्स पर होती थी, स्कूल बंद कर दो, कंस्ट्रक्शन रोक दो, ऑड इवन लागू कर दो। राइट, द यूजुअल सस्पेक्ट्स। बिल्कुल, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जोर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM द्वारा सुझाए गए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पर है। ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं क्या? क्या ये पहले के उपायों से अलग हैं? ये ज्यादा स्ट्रक्चरल और डीप रूटेड है, जैसे पोल्यूटिंग व्हीकल्स को पूरे दिल्ली NCR से फेज आउट करना, सिर्फ दिल्ली से नहीं। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी PUC सिस्टम को डेटा एनालिटिक्स के साथ जोड़कर मजबूत करना, ताकि फ्रॉड रोका जा सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खासकर रेल और मेट्रो नेटवर्क को लास्ट माइल कनेक्टिविटी के साथ बढ़ाना। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी EVs को लेके भी कुछ है? बिल्कुल, एक रिवाइज्ड EV पॉलिसी लाना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से एक्सपैंड करना। साथ ही मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब्स बनाना, जहां लोग आसानी से मेट्रो, बस और ट्रेन के बीच स्विच कर सकें। राइट। और पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए बेटर इंसेंटिव्स देना, ताकि लोग स्वेच्छा से अपनी पुरानी गाड़ियां हटाएं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर ये लागू क्यों नहीं हो पाता? हर साल हम इसी साइकिल में फंसे हुए लगते हैं। की नजर होती है। रिपोर्ट में PM 2.5 के सोर्सेज का भी जिक्र है। एक मेटा एनालिसिस बताता है कि दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ गाड़ियों के धुएं या पराली का नतीजा नहीं है। तो फिर क्या है? It's a mix of primary emissions and secondary particulate formation. सेकेंडरी पार्टिकुलेट फॉर्मेशन, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि कई गैस पोल्यूटेंट्स जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हवा में मौजूद दूसरे केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके खतरनाक PM 2.5 पार्टिकल्स बनाते हैं। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स केमिकल सूप। अच्छा। इसे टैकल करने के लिए आपको सोर्सेज पर यानी इंडस्ट्री, पावर प्लांट्स और व्हीकल्स सब पर एक साथ काम करना होगा। तो एस्पिरेंट के लिए यहाँ की फोकस एरिया क्या है? ये GS पेपर 3 एनवायरमेंट पोल्यूशन का कोर टॉपिक है। प्रीलिम्स के लिए CAQM, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP और पोल्यूटेंट्स जैसे PM 2.5 और ओजोन, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। और मेंस के लिए? मेंस के लिए ये GS पेपर 2 गवर्नेंस का भी उतना ही बड़ा सवाल है। Question could be framed like this: Despite numerous policies and judicial interventions, air pollution in Delhi NCR remains a chronic public health emergency. Analyze the key governance challenges that hinder the effective implementation of long-term solutions. इंटरेस्टिंग। इसमें एस्पिरेंट को इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन की कमी, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन गैप्स, पब्लिक पार्टिसिपेशन की कमी और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस की सीमाओं पर बात करनी होगी। इट्स नॉट अबाउट लैक ऑफ पॉलिसीज, इट्स अबाउट द लैक ऑफ एग्जीक्यूशन। राइट, इट्स एन इम्प्लीमेंटेशन डेफिसिट। तो हमने बाहरी हवा को ठीक करने की चुनौतियों को देखा, अब आते हैं हमारे शरीर के अंदर की व्यवस्था यानी स्वास्थ्य पर। जी। मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट के एक्सपर्ट्स ने भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में सुधार के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन पेश किया है। हाँ, और लैंसेट की रिपोर्ट का वजन तो होता है। बिल्कुल। तो इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? व्हाट इज द विजन दे आर प्रपोजिंग? इसका कोर आइडिया है एक इंटीग्रेटेड सिटीजन सेंटर्ड हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम बनाना। इसमें 3 की फ्रेजेस हैं: इंटीग्रेटेड, सिटीजन सेंटर्ड और पब्लिकली फाइनेंस्ड। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जो नागरिक को केंद्र में रखे, जिसमें स्वास्थ्य की अलग अलग सेवाएं जुड़ी हुई हों और जिसका खर्च मुख्य रूप से सरकार उठाए ताकि ये सबको सुलभ हो। रिपोर्ट कहती है कि यही यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी UHC हासिल करने का सबसे सही रास्ता है। इसमें कुछ बहुत प्रोग्रेसिव बातें भी हैं, जैसे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से ज्यादा प्रोवाइडर की कॉम्पिटेंसीज यानी उसकी काबिलियत और वैल्यूज पर जोर देना। ये तो ह्यूज माइंडसेट शिफ्ट है ना? एग्जैक्टली। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द डिग्री बट द स्किल एंड इंटेंट। साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे आशा वर्कर्स और इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन यानी आयुष के प्रैक्टिशनर्स को एम्पावर करने और मेन सिस्टम में इंटीग्रेट करने की बात भी है।
ये तो हमारे एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल करने का एक तरीका है। सही बात है। टेक्नोलॉजी का इसमें क्या रोल बताया गया है? टेक्नोलॉजी को एक कैटलिस्ट, एक गेम चेंजर की तरह देखा गया है। रिपोर्ट कहती है कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जीनोमिक्स स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति ला सकते हैं। कैसे? इनसे पॉइंट ऑफ नीड डिलीवरी, मतलब जहां जरूरत है वहां सेवा पहुंचाना, हेल्थ डेटा का सीमलेस एक्सचेंज और प्रिवेंटिव केयर, यानी बीमारी होने से पहले उसकी रोकथाम, ये सब संभव हो सकता है। और गवर्नेंस रिफॉर्म्स के बारे में क्या? बिना उसके तो कोई भी सिस्टम काम नहीं कर सकता। गवर्नेंस रिफॉर्म्स इसके दिल में है। रिपोर्ट में अकाउंटिंग से अकाउंटेबिलिटी की तरफ शिफ्ट करने की बात कही गई है। इसे हासिल करने के लिए एक सुझाव है लाइन आइटम बजट से ग्लोबल बजट्स की तरफ जाना। लाइन आइटम बजट से ग्लोबल बजट, इससे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। लाइन आइटम बजट में सरकार हर छोटी छोटी चीज के लिए पैसा फिक्स कर देती है। इतनी सैलरी, इतनी दवाइयां, इतनी बिजली। इससे लोकल मैनेजर के हाथ बंध जाते हैं। ओके। ग्लोबल बजट में स्थानीय सरकारी संस्थानों जैसे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर को एक मुश्त पैसा दे दिया जाता है और उन्हें ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि वो अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से उसे खर्च करें। अच्छा, इससे इनोवेशन बढ़ता है। बिल्कुल। और लोकल ऑफिशियल्स ज्यादा अकाउंटेबल महसूस करते हैं क्योंकि अब वो बहाना नहीं बना सकते कि फलां चीज के लिए बजट नहीं था। ये तो अ फंडामेंटल शिफ्ट इन गवर्नेंस फिलॉसफी है। यूपीएससी के नजरिए से ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है? ये जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस हेल्थ के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मेंस में डायरेक्ट सवाल आ सकता है, critically examine the recommendations of the Lancet Commission for reforming India's healthcare system towards achieving universal health coverage. How can technology and governance reforms act as key enablers in this transition? काफी कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है। जी, इसका जवाब लिखने के लिए एस्पिरेंट को पब्लिक वर्सेस प्राइवेट हेल्थ केयर डिबेट, आयुष का इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी का रोल और फेडरल स्ट्रक्चर में हेल्थ गवर्नेंस के चैलेंजेस, इन सभी डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना होगा। और आयुष्मान भारत जैसी मौजूदा योजनाओं के साथ इन रिकमेंडेशंस को लिंक करना भी जरूरी होगा। बिल्कुल। तो आज हमने 4 बहुत ही अहम मुद्दों को समझा। डूबते हुए डेल्टास की भौगोलिक चुनौती, अरावली के संरक्षण का न्यायिक प्रयास, दिल्ली के प्रदूषण का स्थायी समाधान खोजने की जद्दोजहद, और भारत के स्वास्थ्य ढांचे को भविष्य के लिए तैयार करने का एक विजन। और इन सभी में कॉमन थ्रेड ये है कि ये दिखाते हैं कि ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस कैसे एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। सही कहा। एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए इसी इंटरलिंकेज को समझना सबसे जरूरी है। A sinking delta isn't just a geography problem. It's a disaster management and a social justice issue for the people living there. Exactly. And environmental regulation isn't just about ecology. It's about governance, law, and the political will to implement it. बिल्कुल। आज हम भारत की आत्मनिर्भरता माने सेल्फ रिलायंस की खोज से जुड़े 3 बहुत ही ज़रूरी मुद्दों पर एक गहरी चर्चा करेंगे। हमारे सोर्स हैं आज के प्रमुख अखबार और रिपोर्ट्स, और हमारा मिशन है यूपीएससी परीक्षा के नज़रिए से इन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को मतलब बिल्कुल आसान बनाना। तो आज हमारी चर्चा 3 मोर्चों पर होगी। जी। पहला मोर्चा है तकनीक का। सरकार का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके एक नया व्हाइट पेपर आया है। ये भारत की जो टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी है उसकी दिशा तय कर सकता है। बिल्कुल। दूसरा मोर्चा है अर्थव्यवस्था का। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर पर है, जी, जो हमारी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को एक तरह से चुनौती दे रहा है। और तीसरा आंतरिक सुरक्षा, जहां दिल्ली पुलिस एआई वाले स्मार्ट चश्मों का इस्तेमाल कर रही है। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले और शायद सबसे अहम विषय से। सरकार ने डेमोक्रेटाइजिंग एक्सेस टू एआई इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से एक व्हाइट पेपर जारी किया है। इसका जो मूल विचार है वो सुनने में तो बड़ा सरल लगता है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। गहरे हैं बिल्कुल। हाँ, कहा जा रहा है कि एआई का भविष्य सिर्फ अच्छे एल्गोरिदम लिखने से नहीं, बल्कि इस बात से तय होगा कि एआई को चलाने वाले जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, डेटा सेंटर्स हैं, उन तक किसकी पहुंच है। यूपीएससी के लिहाज से देखें तो ये जीएस पेपर 3, साइंस एंड टेक और इकोनॉमी दोनों के लिए एक बेहद जरूरी टॉपिक है। बिल्कुल।
और इस व्हाइट पेपर में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को एक डिजिटल पब्लिक यूटिलिटी की तरह देखने का प्रस्ताव। डिजिटल पब्लिक यूटिलिटी? हाँ, मतलब ठीक वैसे ही जैसे सड़कें, पानी या बिजली सरकार की जिम्मेदारी होती है, वैसे ही एआई के लिए जो जरूरी कंप्यूटिंग पावर और डेटा है, उसकी उपलब्धता भी एक पब्लिक फैसिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, तो ये डिजिटल पब्लिक यूटिलिटी में मतलब कौन-कौन सी चीजें आती हैं? इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगे। जरूर, इसे आप 2 परतों में मतलब 2 लेयर्स में समझ सकते हैं। पहली लेयर है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। हार्डवेयर मतलब? हाँ, असल में मौजूद हार्डवेयर, जैसे बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स जहां सारा डेटा रखा जाता है, और जीपीयू क्लस्टर्स। जीपीयू क्लस्टर्स मतलब वो जो बहुत पावरफुल प्रोसेसर्स होते हैं एआई ट्रेनिंग के लिए। बिल्कुल वही। और दूसरी परत है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें आते हैं बड़े-बड़े डेटा सेट्स जिनकी मदद से एआई को सिखाया जाता है, और वो नियम कानून, वो गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो तय करते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। तो इस मामले में भारत अभी कहाँ खड़ा है? व्हाइट पेपर में जरूर कुछ आंकड़े दिए होंगे। हाँ, और आंकड़े सच कहूं तो काफी चौंकाने वाले हैं। व्हाइट पेपर बताता है कि दुनिया का लगभग 20% डेटा भारत में जनरेट होता है। 20%? जी, मतलब हम डेटा बनाने में बहुत आगे हैं, जी। लेकिन जब उस डेटा को प्रोसेस और स्टोर करने की बात आती है, तो हमारे पास ग्लोबल डेटा सेंटर कैपेसिटी का केवल 3% ही है। सिर्फ 3%? ये तो बहुत बड़ा असंतुलन है। बहुत बड़ा। और यूपीएससी मेंस के उत्तर में इस तरह का डेटा लिखने से आपके तर्क को बहुत वजन मिलता है। 20% डेटा उत्पादन और सिर्फ 3% प्रोसेसिंग क्षमता? हाँ। इसका मतलब तो साफ है, हमारे अपने रिसर्चर्स, हमारे स्टार्टअप्स अपने ही देश के डेटा पर काम करने के लिए विदेशी कंपनियों के प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर हैं। बिल्कुल। ये तो एक तरह की मतलब डिजिटल गुलामी जैसी स्थिति हो गई। आप इसे डिजिटल निर्भरता कह सकते हैं, और इसी निर्भरता को कम करने के लिए सरकार इंडिया एआई मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन और एआर आवाज जैसी पहले कर रही है। लेकिन एक और ग्लोबल खतरा है जिसे व्हाइट पेपर उजागर करता है, और वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन? हाँ, आज दुनिया में कुछ गिनी चुनी बड़ी टेक कंपनियां ही हैं जो सबसे एडवांस चिप्स, सबसे बड़े कंप्यूटिंग सिस्टम्स और सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल्स को कंट्रोल करती हैं। ये भारत के लिए सिर्फ एक आर्थिक जोखिम नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक रिस्क है। एग्जैक्टली, ये एक रणनीतिक जोखिम है। कल को अगर इन कंपनियों ने अपनी सेवाएं देने से मना कर दिया, तो हमारी पूरी एआई इंडस्ट्री ठप हो सकती है। और यहीं पर वो सॉवरेन एआई कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट आता है ना, जी, जिसका मतलब है कि देश के पास अपनी खुद की एआई क्षमता होनी चाहिए। लेकिन ये क्षमता बनाना तो मतलब बहुत महंगा होगा। बिल्कुल। तो इसका समाधान क्या है? व्हाइट पेपर इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब पीपीपी मॉडल को एक मजबूत रास्ते के तौर पर देखता है। पीपीपी मॉडल? जी, यानी सरकार और निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर मिलकर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करें। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, भारत में पीपीपी मॉडल्स का अनुभव मतलब मिला-जुला सा रहा है। सही कहा आपने। हाँ, अक्सर पीपीपी प्रोजेक्ट्स में देरी और विवाद होते हैं। तो एआई जैसे इतने सेंसिटिव क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों के साथ साझेदारी के जो जोखिम है, उन्हें कैसे कम किया जाएगा? क्या व्हाइट पेपर इस पर कुछ कहता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, व्हाइट पेपर सीधे तौर पर पुराने विवादों का जिक्र तो नहीं करता, लेकिन ये सस्टेनेबिलिटी और मजबूत गवर्नेंस पर बहुत जोर देता है। सस्टेनेबिलिटी मतलब? सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि ये डेटा सेंटर्स कम से कम बिजली का इस्तेमाल करें, मतलब एनर्जी एफिशिएंट आर्किटेक्चर हो, और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर पावर का इस्तेमाल हो। और गवर्नेंस? मजबूत गवर्नेंस का मतलब है कि डेटा सुरक्षा और उसके इस्तेमाल को लेकर नियम बहुत साफ हों। तो संक्षेप में व्हाइट पेपर का सार एक लाइन में है, एआई एक्सेस इज डेस्टिनी। एआई एक्सेस इज डेस्टिनी? हाँ, यानी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंची भविष्य तय करेगी। जो देश इसे नियंत्रित और लोकतांत्रिक करेंगे, वे इनोवेशन को दिशा देंगे। जो नहीं करेंगे, वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे। बिल्कुल। तो एआई में आत्मनिर्भरता की ये दौड़ तकनीकी रूप से तो जरूरी है, लेकिन जैसा कि आपने कहा, इस पर भारी निवेश भी होगा। और जब देश के आर्थिक हालात पर दबाव हो, जैसा कि आजकल हम रुपया की कीमत में देख रहे हैं, तो ये दौर और भी मुश्किल हो जाती है। सही बात है। और यहीं से हम अपने दूसरे विषय पर आते हैं। भारतीय रुपया जो डॉलर के मुकाबले 91 रुपये 65 के अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल, और ये दोनों मुद्दे आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। कैसे? देखिए, अगर हमें विदेशी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर रहना है, तो हमें उसके लिए भुगतान डॉलर में करना होगा। हाँ, सही है। और जब रुपया कमजोर होता है, तो वही सर्विस हमारे लिए और महंगी हो जाती है।
ये हमारी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी पे सीधा असर है। तो रुपए में इस रिकॉर्ड गिरावट के पीछे मुख्य कारण क्या है? हमारे स्रोत क्या कहते हैं? ये जीएस पेपर 3 के लिए तो एक क्लासिक टॉपिक है जिसमें करेंसी डिप्रिसिएशन, कैपिटल आउटफ्लो, एफबीआईज ये सब कीवर्ड्स आते हैं। स्रोत इस गिरावट के दो मुख्य कारण बताते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs, राइट। उनका भारतीय शेयर बाजार से लगातार पैसा निकालना। अच्छा। रिपोर्ट के मुताबिक हाल के समय में FIIs ने 30,000 करोड़ से ज्यादा की रकम निकाली है। 30,000 करोड़? लेकिन एफआईआईज अचानक अपना पैसा क्यों निकाल रहे हैं? क्या उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा? ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर अविश्वास से ज्यादा ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन का नतीजा है। जब अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व अपनी ब्याज दरें बढ़ाता है तो निवेशकों को अमेरिकी बाजार ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। बिल्कुल, उन्हें वहां ज्यादा सुरक्षित और बेहतर रिटर्न दिखने लगता है। इसलिए वे भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिका में निवेश करने लगते हैं। इसे ही कैपिटल आउटफ्लो कहते हैं। हाँ, और जब डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपए की घटती है तो रुपया स्वाभाविक रूप से कमजोर होता है। और दूसरा कारण आपने भू राजनीतिक जोखिम मतलब जियोपॉलिटिकल रिस्क्स बताया था। हाँ, उसमें किन चीजों का जिक्र है? हाँ, उसमें कई वैश्विक तनावों का उल्लेख है, जैसे वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप की आशंका, मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव और रूस यूक्रेन शांति समझौते को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है वो भी। जब भी दुनिया में इस तरह की अनसर्टेनिटी बढ़ती है, निवेशक घबराकर सुरक्षित मानी जाने वाली करेंसी की तरफ भागते हैं। और वो है अमेरिकी डॉलर। हमेशा की तरह इससे भी डॉलर मजबूत होता है और बाकी करेंसीज पर, जिसमें रुपया भी शामिल है, दबाव बढ़ता है। इसका असर तो आम आदमी पर भी पड़ता होगा, है ना? बिल्कुल पड़ता है। जब रुपया कमजोर होता है तो विदेशों से आने वाला सामान जैसे कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स सब महंगा हो जाता है और उसे देश में महंगाई बढ़ती है। अच्छा। और इसका एक और दिलचस्प असर कमोडिटी बाजार पर दिख रहा है। रिपोर्ट बताती है कि जब करेंसी और शेयर बाजार में अनिश्चितता होती है तो निवेशक अपना पैसा सोने और चांदी जैसी चीजों में लगाते हैं। सेफ हेवन एसेट्स। जी, सेफ हेवन एसेट्स। यही वजह है कि सोने और चांदी की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। ये दिखाता है कि लोगों का भरोसा कागजी मुद्रा से हटकर ठोस संपत्ति की ओर जा रहा है। तो क्या तस्वीर पूरी तरह से निराशाजनक है या इसमें कोई उम्मीद की किरण भी है? परीक्षा में एक बैलेंस जवाब लिखना जरूरी होता है। हाँ, और यहाँ पर RBI का दृष्टिकोण जानना बहुत जरूरी है। एक तरफ जहाँ रुपया गिर रहा है, वहीं दूसरी तरफ RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का एक बयान है कि किसी देश को उसकी विनिमय दर मतलब एक्सचेंज रेट से नहीं आंकना चाहिए। इसके अलावा RBI का हालिया बुलेटिन भी यही कहता है कि इन तमाम वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के जो फंडामेंटल्स हैं वो मजबूत हैं। अच्छा। हमारी विकास दर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज बनी हुई है। तो तस्वीर ये है कि बाहर से वैश्विक तूफान के थपेड़े लग रहे हैं, लेकिन देश की आर्थिक नींव अभी भी मजबूत है। तो एक तरफ वैश्विक आर्थिक दबाव है तो दूसरी तरफ देश के भीतर सुरक्षा की चुनौतियां भी हैं। और अब तकनीक इन चुनौतियों से निपटने का एक बड़ा जरिया बन रही है। बिल्कुल, जैसा कि हम दिल्ली पुलिस के इस नए कदम में देख सकते हैं। ये हमें हमारे तीसरे और आखिरी विषय पर लाता है, पुलिसिंग में AI सक्षम स्मार्ट चश्मों का इस्तेमाल। ये GS पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी और GS पेपर 2 में गवर्नेंस दोनों के लिए बहुत रेलेवेंट है। ये तकनीक मतलब भविष्य की पुलिसिंग की एक झलक देती है। दिल्ली पुलिस गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण मौकों पर सुरक्षा के लिए इन AI enabled स्मार्ट स्पेक्टिकल्स का इस्तेमाल करने जा रही है। ये कोई साधारण चश्मे नहीं है। तो ये काम कैसे करते हैं? इनमें ऐसा क्या खास है? इन चश्मों में एक बहुत छोटा कैमरा और एक डिस्प्ले लगा होता है, और इनमें एक इंटीग्रेटेड फेशियल रिकग्निशन सिस्टम है जो सीधे पुलिस के क्रिमिनल डेटाबेस से जुड़ा होता है। अच्छा, सीधा डेटाबेस से कनेक्टेड? हाँ, जब कोई पुलिसकर्मी इन चश्मों को पहनकर भीड़ में किसी व्यक्ति को देखता है तो कैमरा उसका चेहरा स्कैन करता है और AI सॉफ्टवेयर सेकंडों में उसे पुलिस के डेटाबेस में मौजूद हजारों चेहरों से मिलाता है। और नतीजा कैसे पता चलता है? चश्मे पे कोई अलर्ट आता है? बिल्कुल, चश्मे के छोटे से डिस्प्ले पर एक बॉक्स दिखाई देता है। अगर वो बॉक्स हरा है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। और अगर लाल हो तो? अगर बॉक्स लाल हो जाता है तो ये एक तुरंत चेतावनी है कि वो व्यक्ति पुलिस के रिकॉर्ड में एक संदिग्ध या अपराधी के तौर पर दर्ज है। वाह! और इतना ही नहीं, इनमें थर्मल इमेजिंग तकनीक भी है। थर्मल इमेजिंग, उसका क्या उपयोग है? क्या ये भीड़ में किसी को बुखार है ये जांचने के लिए है, जैसा हमने कोविड के समय देखा था? वो इसका एक उपयोग हो सकता है हेल्थ सिक्योरिटी के लिहाज से, लेकिन इसका एक और बड़ा सुरक्षा उपयोग है।
थर्मल इमेजिंग शरीर की गर्मी का पता लगाती है। अच्छा, तो अगर किसी ने कपड़ों के नीचे कोई हथियार या कोई असामान्य वस्तु छिपाई है, तो उस जगह का तापमान बाकी शरीर से अलग दिखेगा। इससे पुलिसकर्मी को तुरंत शक हो सकता है। मतलब ये छुपी हुई चीजों को पहचानने में मदद कर सकता है। जी, तो जमीनी स्तर पर एक पुलिस वाले के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा है मौके पर ही पहचान को मजबूत करना। मतलब इट स्ट्रेंथन स्पॉट आइडेंटिफिकेशन। स्पॉट आइडेंटिफिकेशन। हाँ, अभी तक क्या होता था, पुलिस को किसी पर शक होने पर उसे रोकना पड़ता था, उसकी आईडी मांगनी पड़ती थी, फिर वायरलेस पर कंट्रोल रूम से रिकॉर्ड चेक करवाना पड़ता था। इसमें तो काफी समय लगता होगा। बिल्कुल। और कई बार संदिग्ध भाग भी सकता था। अब ये काम पलक झपकते ही, बिना उस व्यक्ति को पता लगे, दूर से ही हो सकता है। ये रियल टाइम इंटेलिजेंस है। क्या ये किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है या बस एक अकेला तकनीकी प्रयोग है? नहीं, ये निश्चित रूप से एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। एक और रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली पुलिस पहले से ही नैट ग्रिड, निदान, CCTNS और ICJS जैसे सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का इस्तेमाल कर रही है, हाँ, मैंने इनके बारे में पढ़ा है। जिनसे अपराधियों को पकड़ने में तेजी आई है। जैसे नैट ग्रिड अलग अलग एजेंसीज के डेटा को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। CCTNS देश के सभी पुलिस थानों को जोड़ता है। ये स्मार्ट चश्मे इसी डेटा ड्रिवन पुलिसिंग की रणनीति में एक नया और शक्तिशाली उपकरण है। तो आज हमने भारत की आत्मनिर्भरता से जुड़े 3 अलग-अलग मोर्चों को समझा। AI में तकनीकी संप्रभुता हासिल करने की दौड़, वैश्विक दबावों के बीच अपनी आर्थिक संप्रभुता को बचाने की जद्दोजहद और नई तकनीक का इस्तेमाल कर अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश। ये तीनों विषय दिखाते हैं कि भारत एक तेजी से बदलती दुनिया में अपना रास्ता बनाने के लिए कैसे संघर्ष कर रहा है। और ये हमें एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे भारत टेक्नोलॉजी में सॉवरेन मतलब आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, क्या वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता, जैसा कि हम रुपए की गिरावट में देख रहे हैं, हमारी इस दौड़ को और तेज करेगी या इसमें नई बाधाएं पैदा करेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस तकनीकी प्रगति की दौड़ में नागरिकों के अधिकार, जैसे निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, और राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों के बीच वो सही संतुलन कैसे स्थापित किया जाएगा? ये चर्चा आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। आपके फीडबैक और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। इस पूरी चर्चा की PDF नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी ऐसी ही गहरी और विश्लेषणात्मक चर्चाओं के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।